अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी के एप्लीकेशन पर। चलिए भाई, तो आज हमारा जो 6th टॉपिक है वो हम आज कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके बारे में आपको थोड़ा सा अगर और इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूं कि ये जो हमारा नया सिलेबस है इसमें टोटल कितने टॉपिक्स हैं। तो इसमें टोटल टॉपिक्स हैं 23, जिसमें से 1 से लेकर के 6 तक के जो टॉपिक हैं, यानी स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 6 तक के जो टॉपिक हैं ये आपके हैं किससे, ये हैं आपके ज्योग्राफी के टॉपिक, यानी कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो छठा टॉपिक करने वाले हैं वो ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है। तो ज्योग्राफी में बस इतना ही है। इस नए सिलेबस में ज्योग्राफी के केवल 6 चैप्टर हैं और वो भी ऐसे ही आसान चैप्टर जो हमने अभी तक पढ़े हैं। और एक और आज एक छोटा सा टॉपिक है, बस छठा वाला, तो बहुत छोटा टॉपिक है, वो आप भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका लास्ट टॉपिक है ज्योग्राफी का। इसके बाद 7 से लेकर के 11 तक, यानी 7, 8, 9, 10, 11, ये जो 7 से लेकर के 11 तक के टॉपिक हैं ये आपके पॉलिटी के टॉपिक हैं। तो इसमें आपकी पॉलिटी चलेगी। ठीक है, उसके बाद 12, 13 और 14, यानी कि 12 से लेकर के 14 तक ये हैं आपके 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स के। कोई बहुत टफ इकोनॉमिक्स नहीं, है, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये 3 टॉपिक जो हैं इकोनॉमिक्स के हैं। और उसके बाद 15 से लेकर के 23 तक, यानी कितने हो गए टोटल, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 9 टॉपिक जो हैं ये आपके हिस्ट्री से हैं। ये आपके हिस्ट्री के टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका सिलेबस का, जिसको आप ऐसे सिलेबस को लिख करके टॉपिक वाइज उसमें ये भी लिख सकते हो कि स्टार्टिंग के 6 टॉपिक ज्योग्राफी के हैं, उसके बाद के 7 से लेकर 11 तक पॉलिटी के हैं, 12 से लेकर 14 तक इकोनॉमिक्स के हैं और 15 से लेकर के 23 तक के जो टॉपिक्स हैं वो आपके हिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो हम 1 से लेकर के 5 टॉपिक जो हैं वो लास्ट क्लास तक कवर कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6, जो कि ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या है इस टॉपिक में देखते हैं इसको जरा एक बार। तो अपना लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, तो टॉपिक का नाम है ओशन एंड कॉन्टिनेंट। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा चीजें इसमें है नहीं, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं, बट एक सिस्टमेटिक मैनर में चलना है तो हम इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको हम कवर जरूर करेंगे, चाहे इसमें हमें वही चीजें पढ़नी हो जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम दोबारा एक बार करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कोई नई चीजें नहीं है, पुरानी चीजें हैं, तो इसको एक बार कर लेते हैं, कुछ चीजें हैं वो छूट ना जाए। टॉपिक का नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स, तो दोनों का मतलब आपको पता ही होगा कि ओशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ओशन जो होते हैं वो होते हैं महासागर, और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, महाद्वीप। हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है, पृथ्वी है, उसके बनने की कई सारी थ्योरीज हैं कि अर्थ के ऊपर ये कॉन्टिनेंट्स कैसे बने हैं, ये ओशंस कैसे बने हैं, उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमने अपने पुराने सिलेबस में भी पढ़ी है। तो जिसमें से एक हमने थ्योरी पढ़ी थी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट जो हम मान करके चलते हैं जो थ्योरी है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, यानी कि हमारी पूरी की पूरी अर्थ जो है बहुत सारी प्लेट से मिलकर के बनी है और वो प्लेट्स आपस में टकराती रहती है, जिसकी वजह से हमेशा अर्थक्वेक आते रहते हैं, कई जगह माउंटेन्स बन चुके हैं। ठीक है, अब वो जो बहुत सारी प्लेट्स अर्थ के ऊपर हैं उनमें से कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जिनकी मोटाई ज्यादा है और कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जिनकी मोटाई कम है। तो जिनकी मोटाई ज्यादा है उनको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और जिनकी मोटाई कम है उनको कहा जाता है ओशनिक क्रस्ट या ओशनिक प्लेट्स। तो जिनकी मोटाई कम है उनके ऊपर पानी भरा हुआ है तो वो ओशन बन गए, और जिनकी मोटाई ज्यादा है वहां पर लोग रहते हैं तो वो कॉन्टिनेंट बन गए। तो सिंपल जो एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का वो यही है कि ये बने कैसे हैं,
तो भाई हमारी पूरी की पूरी अर्थ की जो अपर स्ट्रक्चर है उसकी संरचना हुई है वो हुई है आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स से। और ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दी किसने थी, ये भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसने दी थी, तो ये दी थी अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई थी। जर्मन साइंटिस्ट थे और ये जियोलॉजिस्ट थे, अर्थ के बारे में जो पढ़ते हैं उनको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, भूविज्ञानिक। तो इन्होंने जो है थ्योरी दी थी, क्या है इसका नाम, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्थ का जो अपर स्ट्रक्चर है उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। तो दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, एक ओशंस और दूसरे कॉन्टिनेंट्स। तो इस चैप्टर में हमें दोनों के बारे में पढ़ना है, उससे पहले थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पहले उनको देख लेते हैं क्या है। देखिए, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर इज कवर्ड विद वाटर। सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यानी हमारी पूरी अर्थ का लगभग 3/4 हिस्सा, लगभग 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है, ठीक है। हमारी पूरी अर्थ के सरफेस का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से कवर्ड है। 3/4 मतलब होता है 3/4। तो 3/4 जो पार्ट है हमारी अर्थ का, उस पर क्या है, पानी है, उसके ऊपर पानी है। तो बाकी बचे हुए पार्ट पर क्या है, बाकी बचे हुए पार्ट पर आपका लैंड पार्ट है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है, यानी कि लैंड वाला पार्ट है। 3/4 पार्ट पर क्या है, पानी है। तो ज्यादातर पानी पाया जाता है और लैंड वाला पार्ट कम है। इसीलिए जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें नीली दिखाई देती है, क्योंकि ज्यादातर हिस्से पर जो है पानी अवेलेबल है। इसीलिए अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, ठीक है। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास, यानी एक बहुत सारा अगर लैंड कहीं पर है, अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, तो उसको लैंड मास कहा जाता है, ठीक है। अगर एक लार्ज बॉडी ऑफ लैंड की बात करते हैं तो उसको लैंड मास कहा जाता है। एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। और अगर बहुत दूरी तक अगर लैंड ही फैली हुई है तो उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यानी कॉन्टिनेंट एक तरीके से हम साइज के हिसाब से बताते हैं कि अगर किसी लैंडमास का साइज बहुत बड़ा है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट का साइज बहुत बड़ा है, तो अगर किसी लैंडमास का साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है, तब उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, महाद्वीप। तो द्वीप मतलब आइलैंड, और महाद्वीप यानी बहुत बड़ा आइलैंड, तो उसी को कॉन्टिनेंट कहते हैं। कि बहुत कोसों कोसों दूर तक, बहुत दूर तक अगर लैंड फैली हुई है तो उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है, हिंदी में महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब ओशन के बारे में जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे फैक्ट्स दे रखे हैं जो आपके काम के हैं, जैसे कि द मोटो ऑफ इंडियन नेवी इज शम नो वरुणा। हमारी इंडियन नेवी का जो मोटो है वो क्या है, शम नो वरुणा। जैसे एयरफोर्स का मोटो आपने देखा होगा, क्या होता है, टच द स्काई विद ग्लोरी। क्या होता है, टच द स्काई विद ग्लोरी। आर्मी का मोटो क्या होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, सेवा अस्माकम धर्म। तो सर्विस बिफोर सेल्फ आर्मी का है, टच द स्काई विद ग्लोरी एयरफोर्स का है, और शम नो वरुणा जो है वो नेवी का है। इसका मतलब क्या होता है, शम नो वरुणा का क्या मतलब है। इसमें जो वरुण शब्द आ रहा है, वरुण, ये वरुण जो होते हैं पानी के देवता होते हैं। वरुण कौन होते हैं, पानी के देवता, जल देवता, उनको वरुण कहा जाता है। तो शमनो वरुणा का मतलब क्या होता है, शमनो वरुणा का मतलब होता है विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण, यानी ओ वरुण हमारे ऊपर ऑस्पिशियस रहो, हमारे ऊपर कृपा करो, यानी हमारे ऊपर अपनी नजर बना के रखो, हमारे ऊपर कृपा बना के रखो, ओ वरुण। वरुण मतलब द गॉड ऑफ वाटर, पानी के जो देवता हैं उनको वरुण कहा जाता है। और शमनो वरुणा का मतलब है कि वो पानी के देवता, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखो। तो ये मोटो है इंडियन नेवी का। अब इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको समझना है, जैसे बे और गल्फ। ये दो चीजें क्या होती हैं, हालांकि दोनों बहुत सिमिलर चीज हैं। आप कई जगह पर देखोगे कि आपको एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, वहां पे उसको बे बोला गया है, उसी के जैसा दूसरा स्ट्रक्चर है वहां पे उसको गल्फ बोला गया है। तो बे और गल्फ में कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बट इसकी जो एकदम प्रॉपर कोर डेफिनेशन है बे और गल्फ की, वो एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि
जो एकदम माइनर सा भी अगर डिफरेंस है तो उसको क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बे। बे क्या होता है? तो अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड्स, यानी कि एक ऐसा समुद्र का एरिया जहां पर लैंड जो है वो अंदर की तरफ कर्व है, यानी कि इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ कर्व है, और यहां पे पूरे में क्या है? पानी है, और ये लैंड अंदर की तरफ कर्व है, बाहर की तरफ नहीं। अगर बाहर की तरफ होगी तो पेनिनसुला बन जाएगा, अगर बाहर की तरफ कर्व होगी तो वो पेनिनसुला बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, मैं आपको सीधा मैप ही दिखाता हूं, अगर डायरेक्ट मैप खोल देते हैं। देखिए, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, हमारे साउथ वाला जो हिस्सा है, ये बाहर की तरफ कर्व है, ऐसे बाहर की तरफ कर्व है, तो इसलिए ये क्या है? ये पेनिनसुला है। लेकिन इस तरफ वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर ये अंदर की तरफ कर्व है, ये कर्व अंदर की तरफ है, इसलिए ये जो वाटर बॉडी है इसको क्या कहते हैं? इसको बे कहा जाता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि बे और गल्फ में बहुत मतलब ना के बराबर डिफरेंस होता है, तो कई जगह पर आपको ऐसी ही शेप दिखेगी, वहां पर गल्फ लिखा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इधर आइए, यहां आपको मिलेगी गल्फ, यहां आपको मिलेगी गल्फ, ठीक है, ये रहा गल्फ, पर्शियन गल्फ। अब ये गल्फ क्या है कि भाई जो लैंड है वो अंदर की तरफ कर्व है यहां पर भी, तो यहां पे इसको क्या कहा गया है? यहां पे इसको गल्फ कहा गया है, पर्शियन गल्फ कहा गया है। तो बे की जो सिंपल डेफिनेशन है, जो आप अपने लिए समझेंगे, खासतौर से इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बे ऑफ बंगाल है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है बे की? कि जहां पर एक समुद्र हो, एक सी हो, और लैंड जो है वो अंदर की तरफ अगर कर्व है तो उसको बे कहा जाता है। तो ये एकदम कोर डेफिनेशन होती है किसकी? बे की। ठीक है, आगे देखते हैं गल्फ क्या होता है। अब बे और गल्फ में डिफरेंस कहां से आएगा? तो गल्फ क्या है? अ पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विद लैंड। वही सिंपल चीज, एक समुद्र का पार्ट जो लैंड से घिरा हुआ है, एक समुद्र का पार्ट जो लैंड से घिरा हुआ है, उसको गल्फ कहा जाता है, उसको गल्फ कहा जाता है। तो वही सिमिलर चीज है। हाँ, ऐसे बोल सकते हो कि बे मोस्टली जो बड़ा एरिया होता है उसको बे कहा जाता है, जो थोड़ा सा छोटा होता है उसको गल्फ कहा जाता है। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे वहीं देखेंगे अगर मैप में भी, तो ये वाला जो एरिया है बहुत बड़ा है, इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। अब यहाँ पे जो गल्फ है, जो पर्शियन गल्फ है, ये समुद्र का एक पार्ट है जो कि चारों तरफ से, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? लैंड से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको गल्फ कहा गया है। ऐसे ही गल्फ ऑफ ओमान है, और चलेंगे आप, और बहुत सारी आपको गल्फ दिख जाएंगी इधर नॉर्थ अमेरिका की तरफ। एक ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है, तो यहां पे तो लेक है। अब ऊपर आप देखिए, यहां पे ये है हडसन बे, ये एक बे है, क्योंकि यहाँ पे भी जो लैंड है वो अंदर की तरफ कर्व है, तो ये इसका नाम क्या है? हडसन बे। तो भाई वही बोल रहा हूं आपसे बार बार कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बे और गल्फ में। थोड़ा बहुत आप साइज का बोल सकते हो कि साइज का डिफरेंस जो है वो पाया जाता है बस, और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं पाया जाता, साइज का ही डिफरेंस पाया जाता है। तो बे और गल्फ में हल्का सा साइज का डिफरेंस होता है। बे थोड़ी सी बड़ी होती है, इसकी कोर डेफिनेशन ये है कि समुद्र का एक पार्ट, समुद्र का एक बड़ा पार्ट, क्योंकि यहां बोला भी गया है अ ब्रॉड इनलेट ऑफ सी, यानी समुद्र का एक बड़ा हिस्सा जिसमें लैंड जो है अंदर की तरफ कर्व है, तो वो बे है। गल्फ क्या है? अ पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विद लैंड, जो अपने आसपास जिसके लैंड है उसको गल्फ कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक और वर्ड आ रहा है सी। तो समुद्र क्या होता है भाई? तो समुद्र आपको पता होगा कि ओशन का एक छोटा सा हिस्सा, उसको समुद्र कहा जाता है। ओशन के छोटे से हिस्से को समुद्र कहा जाता है। तो सी क्या है? अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर दैट इज स्मॉलर देन एन ओशन एंड पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाई लैंड। यानी समुद्र जो है, यानी सी जो है, वो क्या होता है? अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर का यानी खारे पानी की एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, जो कि ओशन से छोटी होती है, और चारों तरफ से या कंप्लीटली या कुछ उसका हिस्सा जो है
वो लैंड से कवर्ड होता है, सराउंडेड बाय लैंड होता है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा या फिर कंप्लीटली वो लैंड से सराउंडेड होता है। ठीक है, तो लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर, खारे पानी की एक बहुत बड़ी बॉडी जो कि ओशन से छोटी है और जिसके या तो चारों तरफ या फिर उसके कुछ हिस्से में चारों तरफ क्या होती है, लैंड होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सी कहते हैं, समुद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे समझने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ओशंस के बारे में। तो ओशंस कौन कौन से हैं, कितने हैं, क्या वहां पे पाया जाता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले ओशंस कितने हैं, तो 5 ओशंस हैं, जिनको अगर हम एरिया वाइज डिवाइड करें, 5 ओशंस को अगर हम एरिया वाइज डिवाइड करते हैं, तो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, ये मैंने आपको ऑर्डर में लगा रखा है। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के बाद आएगा आपका अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बाद आता है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद आता है सदर्न ओशन जो कि आपका एंटार्क्टिका की तरफ है, और उसके लास्ट में आता है सबसे छोटा ओशन कौन सा है, आर्कटिक ओशन। तो ये ओशन का घटता हुआ क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे पहले पैसिफिक, देन अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न और फिर लास्ट में आर्कटिक ओशन। सॉरी, बीच बीच में आपको कई जगह पर एक वर्ड दिखाई देता होगा मरीन या मेराइन। इसका क्या मतलब होता है मेराइन का या मरीन का? कोई भी चीज अगर समुद्र से या ओशन से रिलेटेड है तो उसको मरीन कहते हैं। जैसे मरीन नेशनल पार्क, तो समुद्र से रिलेटेड अगर कोई नेशनल पार्क है तो उसका नाम क्या पड़ गया, मरीन नेशनल पार्क। जैसे मरीन लाइफ, यानी समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी लाइफ, उसको मरीन लाइफ कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेराइन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो समुद्र से जो भी चीजें हमें मिलती है, रॉ मटेरियल मिलता है, उससे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो मरीन बेस्ड प्रोडक्ट होता है। तो मरीन वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है जो कि ऐसी चीज जो किसी ना किसी तरीके से समुद्र से या फिर ओशन से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मरीन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 वर्ड होते हैं फ्लोरा और फोना। फ्लोरा फोना क्या होता है? फ्लोरा वर्ड जो होता है वो आपका प्लांट लाइफ से रिलेटेड होता है, यानी किसी भी जगह का पर्टिकुलर रीजन का जो प्लांट लाइफ है, यानी वहां पे जो पौधे पाए जाते हैं, वेजिटेशन पाई जाती है, उसको फ्लोरा कहा जाता है। और फोना जो होती है वो वहां की एनिमल लाइफ होती है, यानी किसी भी जगह पर किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो वहां पे जानवर पाए जाते हैं, जीव जंतु की जो लाइफ पाई जाती है, उसको फोना कहा जाता है। तो फ्लोरा क्या है, प्लांट लाइफ, और फोना क्या है, उसकी उस जगह की एनिमल लाइफ। क्लियर है, समझ में आया? अगर हम बात करें अपने जो हमारे सबसे नजदीक ओशन पड़ता है, जो हमारे ही देश के नाम पर उस ओशन का नाम पड़ा है, इंडियन ओशन, तो भारत के साउथ में आपको इंडियन ओशन दिखाई देगा। तो इंडियन ओशन की लिमिट्स क्या है, यानी इंडियन ओशन के नॉर्थ में क्या है, इंडियन ओशन के साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो अगर हम इंडियन ओशन की लिमिट्स के बारे में बात करें तो इंडियन ओशन के नॉर्थ में आपको मिलेगा एशिया, मैं अभी आपको लोकेशन दिखाऊंगा इसकी। वेस्ट में आपको मिलेगा इसके अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, ईस्ट में मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, और साउथ में आपको मिलेगा इसके सदर्न ओशन। साउथ में क्या मिलेगा, सदर्न ओशन। तो ये इंडियन ओशन की लिमिट्स हैं, इंडियन ओशन की बाउंड्रीज हैं कि आपको इसके नॉर्थ में मिलेगा एशिया, वेस्ट मिलेगा अफ्रीका, ईस्ट मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और साउथ में क्या मिलेगा, सदर्न ओशन। जैसे मैप में देखें एक बार, ये रहा आपका इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इसके नॉर्थ में, यानी नॉर्थ में ऊपर अगर आप जाओगे तो क्या है, यहाँ पे पूरा एशिया है। इसके आप अगर वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे पूरा क्या है, ये अफ्रीका है। इसके अगर आप ईस्ट में जाओगे तो ये पूरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसके अगर आप साउथ में जाओगे तो यहाँ नीचे आपको ओशन मिलेगा, ये नीचे जो ओशन है ये है सदर्न ओशन। ये नीचे वाला जो ओशन है कौन सा ओशन है, ये है सदर्न ओशन, ये लिखा हुआ है सदर्न ओशन। ठीक है, ये आपका सदर्न ओशन। तो ये इंडियन ओशन की लिमिट्स हैं कि कहां कहां तक इंडियन ओशन फैला हुआ है, इसके ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है। On 26 December 2004, India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. 26 दिसंबर 2004 को भारत और भारत के अलावा 13 ऐसे देश थे जहां पे बहुत खतरनाक सुनामी आई थी। अब वो सुनामी आई कैसे थी, तो सुनामी आई थी एक अर्थक्वेक की वजह से, जो कहां पर आया था,
इंडोनेशिया में। तो 2004 की सुनामी बहुत फेमस है भारत के लिए भी, कि भारत में 2004 में बहुत खतरनाक सुनामी आई थी, लेकिन उस सुनामी का कारण क्या था? तो वो सुनामी आई थी एक अर्थक्वेक की वजह से, और वो अर्थक्वेक कहाँ आया था? वो आया था आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडोनेशिया में आए हुए अर्थक्वेक की वजह से भारत और भारत के अलावा 13 देशों में बहुत खतरनाक सुनामी आई थी। उसका ईयर जरूर याद रखना, तारीख भी पूछ सकता है आपसे, 26 दिसंबर 2004। अर्थक्वेक कहाँ आया था? इंडोनेशिया में। अब उसके बाद भारत ने सुनामी को डिटेक्ट करने के लिए, यानी पता लगाने के लिए कि सुनामी तो नहीं आने वाली है, उसके लिए पहले से ही एक वार्निंग सिस्टम जो है वो तैयार किया। तो फॉर डिटेक्शन ऑफ सुनामीज, सुनामी को डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया गया, कि इंडियन ओशन में कोई भी सुनामी आएगी उसकी वार्निंग जो है पहले ही हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? सुनामी को तो रोक नहीं सकते ऐसे हाथ लगा कर रोक लिया सुनामी को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वहां के से जो हमारे जो समुद्र तट पर जो लोग रहते हैं, कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनको हम पहले से बता देंगे, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएंगे, लैंड की तरफ आ जाएंगे, ताकि उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो कम से कम हमें अगर थोड़ा सा पहले अगर पता चल जाए सुनामी के बारे में, तो हम वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ताकि लोगों की जान की हानि ना हो। तो उसके लिए हमने क्या बनाया? इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशंस फ्लोरा। पूरे वर्ल्ड की आधी से भी ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो ओशन का जो फ्लोरा है वो प्रोड्यूस करता है। भाई ये तो आपको बेसिक चीज पता ही होगी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ह्यूमंस क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो जब आपको ये पता है कि पेड़ पौधों का ये काम है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन देंगे, तो पूरे वर्ल्ड में आधी से भी ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो ओशन का जो फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया? प्लांट लाइफ, यानी ओशन के अंदर जो प्लांट लाइफ पाई जाती है वो पूरे वर्ल्ड की आधी से भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। इस पॉइंट को याद रखना कि पूरे वर्ल्ड की आधी से भी ज्यादा ऑक्सीजन ओशन का फ्लोरा प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से ओशंस को द प्लैनेट्स लंग्स कहा जाता है। ऐसा ही एक और टाइटल होता है लंग्स ऑफ द अर्थ। ये टाइटल्स होते हैं, तो जिसको मिलता है टाइटल उसी का होता है। अगर ओशंस को प्लैनेट्स लंग्स कहा जाता है तो वो ओशन का ही टाइटल रहेगा। लंग्स ऑफ द अर्थ का जो टाइटल है वो किसको मिला हुआ है? वो मिला हुआ है अमेज़न फॉरेस्ट को। लिख देता हूं यहां पे, ये लंग्स ऑफ द अर्थ का जो टाइटल है वो किसको मिला हुआ है? अमेज़न फॉरेस्ट। लंग्स ऑफ द अर्थ का जो टाइटल है वो अमेज़न फॉरेस्ट का टाइटल है। ठीक है, और ओशंस को जो टाइटल मिला है वो कौन सा है? वो है प्लैनेट्स लंग्स का टाइटल। और हम ओशंस पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखना, जून 8 को मनाया जाता है। तो ये आप चैप्टर अगर आप पढ़ो एनसीईआरटी में से भी, तो वहां भी आपको यही चीजें मिलेंगी। बस यहां मैं आपको जो करा रहा हूं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करा रहा हूं, ये आपको चैप्टर पढ़ने से ज्यादा आसान लगेगा। लेकिन चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको कई जगह जगह पे बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगी, वो इमेजेस भी काम की होती हैं। ठीक है, एक मिनट। तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी जब आप किताब उठाओगे तो वहां पे जो इमेजेस होती हैं वो भी काम की होती हैं। ठीक है, वहां पे हो सकता है आपको लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लगे, बट बहुत ज्यादा अजीब भी नहीं है, पढ़ोगे तरीके से तो समझ में आएगा। लेकिन हाँ, मैं जिस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स बना करके लाता हूँ, नोट्स बना के लाता हूँ, वो थोड़ा आपको ज्यादा आसान लगेगा समझने में। लेकिन वो इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किताब भी खोल कर रखिएगा साथ में, और यहाँ भी आप पढ़ा करिए। तो दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीजें। ठीक है, इसके बाद हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको सेंड करूंगा। थोड़ा सा अभी 1-2 क्लासेस और हो जाएं, उसके बाद में आपको जो इनकी पीडीएफ है, पुरानी जो पीडीएफ हैं जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं अभी तक, उनकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, एक साथ में उनकी पीडीएफ भी भेज सकता हूं, बट मैं सोच रहा हूं कि पहले कुछ क्लासेस हो जाएं फिर उसकी पीडीएफ एक साथ भेज दूंगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो ओशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरी जो चीज है वो क्या है? चैप्टर का नाम ही क्या था? ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स।
तो दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, लैंड वाले पार्ट। ओशंस क्या होते हैं, पानी वाले पार्ट। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे अर्थ पर। उनको भी हमने एरिया के हिसाब से लगा रखा है। सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो एरिया वाइज अगर हम सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को देखें तो सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब मैंने सैटरडे वाली मॉक वाली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था जो यहीं से मैंने लिया था कि ओलंपिक रिंग्स सिंबलाइज द 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स। जो ओलंपिक का फ्लैग होता है उसमें 5 रिंग्स होती हैं, 5 छल्ले होते हैं। वो 5 रिंग्स 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं। इनहेबिटेड मतलब होता है जहां पे लोग रहते हैं। तो ऐसे 5 कॉन्टिनेंट्स को वो शो करता है। जैसे कौन कौन से, एक अफ्रीका, अमेरिका। अमेरिका में यहाँ पे दोनों आते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों इसमें कंसिडर किए जाते हैं अमेरिका के अंदर। उसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो ये 5 कॉन्टिनेंट को वो 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करती हैं किसके अंदर, ओलंपिक के फ्लैग के अंदर। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लेनेट। इस प्लेनेट के ऊपर, हमारे प्लेनेट के ऊपर लाखों आइलैंड्स हैं ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के। बहुत सारे बड़े बड़े आइलैंड्स भी हैं, बहुत सारे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। इतने छोटे आइलैंड्स हैं जो आपको मैप पे दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे आइलैंड्स होते हैं। अगर आप जैसे यहां देखो मैप में, अगर आप देखो इसमें, आप अगर जूम करो, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, अगर आप इसमें जूम करते जाओगे, जैसे यहाँ पे आपको एक आइलैंड मिल जाएगा, लो ये रहा, यहाँ मॉरिशस है। मॉरिशस इतना फेमस कंट्री है, कई बार मॉरिशस के जो राष्ट्रपति वगैरह होते हैं वो हमारे भारत में आते भी हैं। इतना फेमस कंट्री है और कितना छोटा आइलैंड है। इतना जूम करने के बाद ये आपको दिखाई देगा। मॉरिशस की जो कैपिटल है पोर्ट लुइस, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, पोर्ट लुइस। लेकिन अगर आप इसको जूम आउट कर दोगे, अब आपको दिखाई नहीं देगा मॉरिशस, यानी इतना छोटा है। इतना छोटा है कि अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मॉरिशस। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं, मतलब हमारे अर्थ के ऊपर लाखों आइलैंड्स हैं, लेकिन साइजेस जो हैं सबके इतने अलग अलग हैं कि बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स आपको दिख जाएंगे। जैसे मेडागास्कर ये आइलैंड है, ये आपको दिख जाएगा दूर से, लेकिन इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो आपको दूर से दिखेंगे भी नहीं, मैप पे अगर आप देखोगे दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे हैं साइज में। तो अलग अलग साइज के आइलैंड जो हैं, वो लाखों आइलैंड जो हैं वो अर्थ पर पाए जाते हैं। जिसमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ये भी याद रखना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। अगर हम अकेले भारत की बात करें कि भारत पे कितने आइलैंड्स हैं, तो भारत के पास 1300 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। यानी कि जब आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को देखोगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जब आप देखोगे, यहां देखिए, अभी आपको दूर से कुछ नहीं दिख रहा होगा, ना आपको अंडमान निकोबार दिख रहा होगा, ना आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा। लेकिन अब जब आप जूम करोगे तो यहां पे आपको जब अंडमान निकोबार दिखेंगे, ये अंडमान निकोबार, तो यहां आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई देंगे। ये अंडमान निकोबार है, इसमें ये भी एक आइलैंड है, ये भी एक आइलैंड है, ये भी एक आइलैंड है, ये भी एक आइलैंड है। ये सारे आइलैंड्स यहां देखो बीच में, ये रास्ते के बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड्स। ये एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। तो ऐसे न जाने कितने आइलैंड है भारत के पास भी। तो भारत के पास टोटल 1300 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। और ये अंडमान निकोबार के आइलैंड्स तो फिर भी थोड़े से बड़े हैं साइज में, लेकिन अगर आप लक्षद्वीप का आइलैंड देखोगे, लक्षद्वीप का आइलैंड देखोगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। इधर ये कावराती यहां है, ये कावराती है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, कितान, चेतलात, बित्रा, अगाती, एंड्रोट आइलैंड है। तो ये सारे आइलैंड्स हैं भारत के पास। तो कितने आइलैंड्स हैं अगर भारत की बात करें, तो 1300 से भी ज्यादा आइलैंड जो हैं वो भारत के पास हैं, ठीक है। Since 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica. हम 1981 से हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था एंटार्क्टिका प्रोग्राम, यानी इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम। देखो, एंटार्क्टिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर लोग नहीं रहते, वो इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन वहां पे ये माना जाता है कि बहुत सारे रिजर्व्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो वहां पे हमको मिल सकते हैं।
तो अलग अलग कंट्रीज रिसर्च करने के लिए अपने साइंटिस्ट को एंटार्क्टिका भेजती है। तो भारत ने एंटार्क्टिका में रिसर्च करने का जो एक तरीका, रिसर्च करने का जो एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, वो किया था 1981 में, जब उन्होंने इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम बनाया था। तो ये एंटार्क्टिका को के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाया था इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम। कब? 1981 में। जिसके बाद हमने 1983 में पहली बार एक साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाया था एंटार्क्टिका में। यानी कि भाई हमने वहां पे एक ऐसा ऑफिस बनाया, एक बेस स्टेशन बनाया जहां पे हमारे साइंटिस्ट जाके रह सकते हैं, ठीक है, और वहां पे रिसर्च कर सकते हैं। तो एंटार्क्टिका में पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन, भारत का पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन एंटार्क्टिका में जो बनाया गया था 1983 में, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एंटार्क्टिका में भारत का पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन जो था, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, कब बनाया गया था? 1983 में, जिस साल भारत पहला वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। हालांकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बट आप ऐसे याद कर सकते हो, बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं इससे, ठीक है। जैसे 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, 1973 में और बहुत सारी भी चीजें हुई थी। 1973 में जो है केशवानंद भारती केस आया था, पॉलिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस, ठीक है, जिसने बोला था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। बेसिक स्ट्रक्चर का उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 6 था जो कि कंप्लीट हुआ। इसको आप एक बार पढ़िए, दोबारा से रिवाइज कीजिए। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, मतलब कुछ नया ऐसा इसमें आपको जानने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें इसमें आपको वही पढ़नी है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको आप एक बार दोबारा पढ़ोगे, अलग तरीके से पढ़ोगे, तो आपको नई नई चीजें हो सकता है जानने को मिल जाए, ठीक है। और ऐसी चीजें जब आप पढ़ा करो तो मैप का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा किया करो, फोटोज देखा करो, मैप देखा करो, चीजें ज्यादा याद होती हैं, लंबे टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, ये टॉपिक कवर हुआ हमारा। इसमें आप एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं, पिछली क्लासेस को दोबारा देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टॉपिक नंबर 7 के साथ, जो कि हमारा पॉलिटी से रिलेटेड होगा। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।